So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Biology Vision World. And I am Meenu Chaudhary, is your biology mentor here. And in this video, we are going to start a very important topic, atoms and molecule. So, इस वीडियो के अंदर हमें एटम्स एंड मोलिक्यूल चैप्टर को कवर अप करना है और साथ साथ में मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है आपकी, ये मैं रीट मेंस के लिए आपको मेनली करा रही हूँ, बट इसके साथ साथ में रीट मेंस के साथ साथ ये 9th क्लास के जो स्कूल में एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए भी बड़ी असेंशियल इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसके आप अगर अदर गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें, जैसे आपका यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, उनमें भी ये टॉपिक हमेशा देखा जाता है। और इवन मैं तो आपसे ये कहूँगी कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल है ये केमिस्ट्री का बेस है। अगर आपको फर्दर 10th क्लास में, 11th में या 12th की केमिस्ट्री आपको अच्छी करनी है तो यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक वेरी वेरी केयरफुली एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए तो हम अब ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये हमारा चैप्टर 3 है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर 3 है। और देखिए मैंने लिखा भी यहाँ पे, दिस इज द स्पेशल क्लास फॉर रीट मीन्स एग्जाम एंड दिस ऑल्सो द कवर फुल वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। एंड अगर मैं बात करूँ पूरी क्लास 9th का, बहुत अच्छा टॉपिक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो ये चैप्टर 3 हमारा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहले वर्ड हमारा एटम आया है, तो हम सबसे पहले स्टडी किसके बारे में करने वाले हैं? एटम्स के बारे में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में हमारी क्या कह रहे हैं। तो एटम्स, एटम किसको कहते हैं? ये सबसे पहले अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा अराइज हो रहा है कि सबसे पहले एटम्स के बारे में किसने बताया, हु टोल्ड द अबाउट द एटम। तो एटम के बारे में सबसे पहले किसने कहा था? एक हमारे इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कनन। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि अगर मान ली मैं कोई पार्टिकल लेता हूँ, मान ली ये मैंने कोई पार्टिकल लिया है, या दिस इज द, एक और मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मान लिया मैंने कि छोटा सा पीस लिया एक पेपर का, और अगर मैं इस पीस को ये इस तरह से क्या करती हूँ, मैं इसको ब्रेक डाउन करती हूँ, मैं ब्रेक करती जा रही हूँ। तो ये जब तक मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, जब तक कि एक बहुत छोटा, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं आ जाता, जस्ट लाइक दिस। और ये पार्टिकल अब आगे क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, या इसको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसको हमने क्या बोला? एटम। जैसे हम आपने पढ़ा होगा बायो में भी, जो सेल होती है वो हमारी क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बॉडी की, जिससे कोई भी लिविंग बॉडी बनी होती है। सेम ऐसे ही हमारे क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, जो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, और धीरे धीरे ये जुड़ जुड़कर एक बड़ी चीजों को बनाते हैं। अगर मान ली मैंने कहा ये कोई एलिमेंट है, दिस इज अ एलिमेंट, तो यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इसका आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एटम। तो ये एटम्स या कोई भी पार्टिकल हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव, इस तरह से कुछ पार्टिकल्स में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं टॉपिक की, इसी पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं, जिसको सबसे पहले महर्षि कनंद ने क्या बोला था एटम के बारे में? कि दिस इज द परमाणु। उन्होंने परमाणु बोला था, और उन्होंने कहा था कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में बोला। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है और भी एटम के बारे में कहा गया, जो कुछ लॉज इसको डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पर कुछ लॉज दिए थे जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर किस तरह से एटम जुड़ते हैं, किस तरीके से ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारा प्रोडक्ट बनता है, उनके अकॉर्डिंग ये लॉज दिए हुए हैं। यहाँ पर ये 3 लॉज होते हैं, बट आपके सिलेबस में ओनली 2 लॉज यहाँ पर हैं। तो पहला आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
laws of conservation of mass, and second is laws of constant proportion, and third is laws of multiple proportion. बट यहाँ पर ओनली हमें सिर्फ दो लॉज के बारे में स्टडी करना है, डेट इज फर्स्ट हमारा कौन सा लॉज ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड इज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो ये वाला हमारा है ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हायर क्लासेस की स्टडी में आपको देखने के लिए मिलेगी। बट अभी हम फिलहाल लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एक पॉइंट यही आता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में कि इट was given by Antonio Lavoisier in 1774। पहला पॉइंट यही है, एंड according to this law matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction। मीन्स कोई भी मैटर है ना तो उसको बना सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ऐसा हमारा लॉ किसने दिया था? एंटोनियो लेवोइजर ने 1774 में दिया था। ये और एक और इसको डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट is equal to total mass of reactant। इसका क्या मतलब है कि जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैंने कहा आपने वाटर को बनाया है तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा, तभी तो आपका वाटर बनेगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, मैंने कहा मैंने घर में चाय बनाई है, तो अगर चाय बनाई है घर में आपने तो क्या लेना पड़ेगा? आपको पानी लेना पड़ेगा, आपको टी लीव्स लेनी पड़ेगी और क्या लेनी पड़ेगी? शुगर लेनी पड़ेगी और आपको मिल्क ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आपको टी का टेस्ट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज आपने ली है वही आपकी प्रोडक्ट हमेशा बनती है। ये हमारा कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए जैसे नाम से ही पता लग रहा होगा कंजर्वेशन मतलब सेव करना, बचाना। इनकी जो चीज आपने ली थी वही एंड प्रोडक्ट आपका बनेगा। और यहाँ पर जो टोटल मास होगा प्रोडक्ट का वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल आएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। हमने एग्जांपल लिया कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, इसका एग्जांपल लिया हमने CaCO3 जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो जैसे हम इसको हीट करते हैं, हीट का साइन होता है, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और प्लस CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज हो जाती है। बट जब हम लेते हैं इसको 100 ग्राम लेते हैं, अगर हम वेट की बात करें,
और जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो ये 56 ग्राम तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी 44 ग्राम बचेगी। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से हमें इनको डिफाइन करना है। तो सिंपल सी बात है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे 3 थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको लेवोइजर यानी कि 1774 में दिया था, और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नो डेस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेंगे। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। आप चलिए अब देखते हैं लो कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, यहाँ पर हमारा जो प्रोपोर्शन होगा कांस्टेंट रहता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं वो हमेशा जब भी फॉर्म्ड होंगे वो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से फॉर्म्ड होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लो कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो हमारा वाटर, अगर हम वाटर को देखें तो जो हाइड्रोजन होता है इसका एटॉमिक मास 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो यहाँ पर 1 इंटू 2, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है 2 आ जाता है। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारा क्या होता है 8 होता है। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे 8, और अगर हम इनको डिवाइड करें तो 1:8। तो हमेशा कोई सा भी पानी हो हमारा, कोई सा भी वाटर हो हमारा, चाहे वो सी वाटर है, चाहे वो हमारा फ्रेश वाटर है, चाहे वो हमारा मरीन वाटर है, सबका फॉर्मूला H2O है तो H2O ही होगा। तो ये हमारा कौन डिफाइन करता है, ये हमारा करता है लो कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अकॉर्डिंग टू द लो कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कह सकते हैं हम, क्या केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। मींस एक केमिकल कंपाउंड हमेशा जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वही रहते हैं, वो ना तो चेंज होते हैं और ना ही कभी भी उनका रेशियो वेरी करेगा, चेंज करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और गिवन किसने किया था, दिया किसने था, ये मैंने पहले बता चुकी मैं आपको, प्रोस्ट ने। या पूरा नाम इनका क्या होता है, जोसेफ प्रोस्ट इन 1779। तो जोसेफ प्रोस्ट यूएसटी, थोड़ा स्पेलिंग एक मिनट यहाँ पर चेंज कर लेंगे। जोसेफ प्रोस्ट, जोसेफ प्रोस्ट ने हमारा लॉ दिया था, कब दिया था, इन 1779 में गिवन किया था, दिया था। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हमने यहाँ 2 लॉज पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसके अंदर हमारा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रहता है, और जबकि हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं एटम्स की। एटम किसको बोलते हैं हम, एटम। देखिए हमने एटम के बारे में पहले भी थोड़ा सा पढ़ा है, बट एटम का मेन जो मतलब पार्ट है या मेन जो चीजें होती हैं वो क्या होती है हमारी, एटम किसको कहते हैं। तो एटम को जो फर्स्टली डेस्क्राइब किया था, जो बिल्कुल सही तरीके से हम बोल सकते हैं, तो वो दिया था जॉन डाल्टन ने। तो डाल्टन ने सबसे पहले वर्ड दिया था एटम, और उन्होंने कहा था कि एटम कैन नॉट बी डिविजिबल, यानी कि एटम एक इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एटम जो होते हैं, एन एटम इज द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसको हम क्या नहीं कर सकते बेटा, ब्रोकन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते बाय द केमिकल मीन्स, यानी कि वो केमिकल मेथड से भी हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। इसके बाद इसको हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक रेडियाई से। मान लीजिए कोई भी एटम है हमारा, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है एटम की, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, बट मैं अभी थोड़ा सा ही ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। इन जो चारों तरफ हमारी ये दिखा रखी है यहाँ पर, इनको हम क्या बोलते हैं, शेल या ऑर्बिटल बोलते हैं इनको, और यहाँ पर चक्कर काटते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो इसकी एटम की
एक तरह से साइज है, जो एटम का साइज है बहुत छोटा होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये नैनोमीटर में इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 nm, और 1 nm इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। तो इतना छोटा होता है, इसीलिए जो हाइड्रोजन होता है उसका सबसे छोटा साइज होता है, तो 0.037 nm इसका साइज होता है आपका हाइड्रोजन का। किसका होता है ये, हाइड्रोजन का साइज होता है। तो हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम। हाइड्रोजन क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है, इसीलिए हमारा एटॉमिक नंबर भी इसका 1 होता है। तो यहाँ पर एटम्स हमारा क्या बोला हमने कि विच कैन नॉट बी ब्रोकन, ऐसा कुछ किसने बोला था, जॉन डाल्टन ने। बट इसको भी बाद में डिसप्रूव किया गया था, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कवर किया था किसने, हमारे इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने। और जो रदरफोर्ड ने हमारा प्रोटॉन किया था, या इसको, इसके लिए हम ई गोल्ड स्टेन को भी इसका श्रेय देते हैं। और थर्ड हमारा जो न्यूट्रॉन है वो जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया था। तो बाद में एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, ऐसा कुछ डिस्कवर करके बता दिया गया था। बट यहाँ तक अभी इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही बोला गया था कि जॉन डाल्टन ने एटम वर्ड दिया, एटम उनके अकॉर्डिंग क्या था, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी, जिसको हम बाद में फर्दर आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये और छोटी सब पार्टिकल्स में नहीं टूट सकता था। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटम वर्ड को दिया था। और एटॉमिक रेडियाई, रेडियस इसकी साइज होता है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी एटम के साइज को कैलकुलेट करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि एटम हमारा क्या होता है, कितना छोटा होता है। अब इसके बाद आई थी हमारी, इसके बाद आई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो उनमें उन्होंने क्या किया था, कुछ पोस्टुलेट दिए थे, जैसे यहाँ पर कुछ पोस्टुलेट आप देख सकते हैं। जैसे पहला पोस्टुलेट दिया था, मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल नोन एज एटम। मींस जितना भी मैटर होता है, जो भी आप अपने आसपास सब देखते हैं, सब चीजें वो मैटर होती हैं, और वो मैटर हमारा किसका बना होता है, एटम्स का बना होता है। और जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वही मिलकर बाद में एलिमेंट बनाते हैं, सेम एटम्स एलिमेंट बनाएंगे, और वही जो एलिमेंट्स होते हैं वो जुड़कर बाद में कंपाउंड को फॉर्म्ड करते हैं, और इन्हीं से हमारी क्या केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफाइंड होती है। तो ये हो गई इसकी यहाँ पर, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो आइडेंटिकल मास के होते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मासेस होते हैं उनके। जैसे हम अभी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये थोड़ा सा क्लैरिफाइड हो जाएगा। अब एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइंड होंगे, तो किस में होंगे, फिक्स रेशियोज में होंगे। जैसे अभी भी मैंने आपको वाटर का बताया था, वाटर 1:8 में होता है। अमोनिया जिसका फॉर्मूला हमारा NH3 है, वो हमारा कितने में होता है, 14:3 में होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तो ये 14:3 इसका निकल के आता है। तो इस तरह से किसी चीज, कुछ चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पोस्टुलेट हमारी किसने दी थी, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में दी थी, जो एटम के बारे में थी। सिंपल वही वर्ड्स हैं और कुछ नहीं याद रखना आपको, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और साथ साथ में उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और जो एटम्स होते हैं वो हमारे किसी अगर कंपाउंड को बनाते हैं तो एक फिक्स रेशियो में बनाएंगे। और मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं हम, ना ही उसको बना सकते, ना ही खत्म कर सकते हैं किसी में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पर एटम वर्ड भी आप ले सकते हैं कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ सिंबल्स आए थे जिनको हम क्या बोलते हैं, डाल्टन सिंबल्स बोलते हैं एलिमेंट के। क्या बोलते हैं इनको, डाल्टन सिंबल बोलते हैं हम। तो यहाँ पे डाल्टन सिंबल क्या था, एक्चुअल में क्या था, देखिए अगर हम एलिमेंट्स को उनके नाम से ही लिखें या नाम से ही हम पढ़ें, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब हम उनकी केमिकल रिएक्शन करेंगे। जैसे हाइड्रोजन को हम बार बार हाइड्रोजन नाम लिखें, कैल्शियम को कैल्शियम लिखें, तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट वे में हम उनके सिंबल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हम उनके सिंबल्स यूज करते हैं, जिससे कि हमारी रिएक्शन ईजी हो जाए।
तो उससे पहले, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जॉन डाल्टन ने अपने सिंबल्स दिए थे एलिमेंट्स के लिए। जैसे कुछ एलिमेंट यहाँ पर हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने राउंड लिया और उसके अंदर एक गोला बना दिया, ये हाइड्रोजन का सिंबल था। फिर फॉस्फोरस लिया और फॉस्फोरस के लिए बीच में ये 3 लाइन दी। कॉपर के लिए खाली सी दे दिया बीच में, राउंड के बाद गोल्ड के बाद जी दे दिया। तो ये सारे सिंबल इस तरह, कार्बन को पूरा ब्लैक कर दिया, यहाँ पर पूरा ब्लैक अंदर से, इसको कार्बन बोला। सल्फर के लिए ये प्लस का साइन अंदर दे दिया, लेड के लिए एल दे दिया और प्लेटिनम के लिए पी दिया सॉरी। और ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर गोला देकर खाली सर्कल बनाया और उसमें ब्लैंक छोड़ दिया उसको। आयरन के लिए आई, सिल्वर के लिए एस और मरकरी के लिए सिर्फ यहाँ पर डॉट डॉट पेरी फेरी पे लाइन बनाई। तो ये सिंबल किसके थे? डाल्टन्स के, हमारे एटॉमिक सिंबल, या हम इसको बोल सकते हैं एलिमेंट्स के सिंबल दिए, जिनके लिए उन्होंने केमिकल रिएक्शन वगैरह भी दी थी। बट ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। आज के टाइम में मॉडर्न सिंबल पढ़ते हैं, क्योंकि जो अगर इनको पढ़ते हैं, ये सिर्फ हमारी हिस्ट्री के फॉर्म में है। आप हिस्ट्री के फॉर्म में इनको याद रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपको याद रखना। ओके, चलिए अब आते हैं हमारे मॉडर्न सिंबल। अब हमारे कौन से आते हैं? मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहली बात तो इनको जे जे बर्जीलियस ने दिया था, जे जे बर्जीलियस ने दिया था। आई थिंक जेड आएगा। ओके, तो इन्होंने मॉडर्न सिंबल दिए हमारे। उनके अकॉर्डिंग क्या था? उन्होंने कहा था कि अगर मैं किसी भी, जैसे हाइड्रोजन का ही सिंबल लिया, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम। बेटे केमिस्ट्री का बेस है, तो आप सिंबल जितना जल्दी याद कर लें उतना आपके लिए बेटर होगा। तो ये सिंबल सभी को याद करने हैं, और इसके साथ साथ में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी याद कर लेंगे। एटॉमिक नंबर, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। 5 पे आपका बोरोन होता है, 6 पे कार्बन होता है। तो इस तरह से सिंबल कैसे लिए उन्होंने? उन्होंने कहा, जे बर्जीलिस ने बोला कि भाई मैं सबसे पहले जो इंग्लिश लेटर का जो फर्स्ट लेटर है, मैं या तो उसको लूंगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए उन्होंने सिंबल क्या दिया था? हाइड्रोजन के लिए उन्होंने सिंबल दिया एच। तो ये कहाँ से लिया? फर्स्ट लेटर ले लिया। या फिर उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट और सेकंड लेटर लूंगा, जैसे फर्स्ट और सेकंड यहाँ से लिया और उन्होंने क्या रखा? एच। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट और थर्ड भी ले सकता हूँ, बट यहाँ पे लिथियम में तो फर्स्ट और सेकंड ही लिया था। ऐसे ही बेरिलियम में बी लिया था, बोरोन का खाली बी लिया था स्टार्टिंग वर्ड, एंड कार्बन का सी लिया था। बट इससे अलग भी अगर मैं बात करूं, चलिए 12 नंबर पे बात करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो 12 नंबर पे हमारा आता है मैग्नीशियम। 12 नंबर पे कौन आता है? मैग्नीशियम। और जो मैग्नीशियम था उसका सिंबल इन्होंने कैसे लिया? फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया। किसी में फर्स्ट और फिफ्थ भी लिया, तो यहाँ पर एम और जी मैग्नीशियम के लिए सिंबल हुआ, जिसका एटॉमिक नंबर हमारा 12 होता है। तो इसी तरह से आपको इनको लर्न करना है, समझना है अच्छे से कि कौन सी चीजें हमारी किस तरह से होती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जे बर्जीलियस ने दिया था। और उनके अकॉर्डिंग क्या था? उनके अकॉर्डिंग ये था कि या तो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट और सेकंड या थर्ड। और जिनको उन्होंने, जो लेटर इसमें से नहीं मिले, उनको नहीं मिले, उन्होंने उसको लैटिन लैंग्वेज में, जैसे सोडियम, सोडियम का सिंबल उन्होंने लिया था Na। सोडियम का सिंबल क्या लिया? Na, जो 11 नंबर पे आता है। एटॉमिक नंबर 11 है इसका, तो एटॉमिक नंबर 11। ओके,
तो 11 नंबर पे आता है सोडियम का क्या लिया, Na। अब Na कहाँ से लिया, अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये तो सोडियम होता है मैम, जब आपने बताया फर्स्ट और सेकंड, बट इसको लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नेट्रियम बोलते हैं। तो नेट्रियम वर्ड कहाँ से आया, हमारा Na हमारा कहाँ से आया, नेट्रियम के Na से। ओके, ऐसे पोटेशियम जो होता है उसको के सिंबल लेते हैं हम, पोटेशियम जो 19 नंबर पे होता है, और उसके लिए पोटेशियम के लिए के सिंबल कैलियम से आया, किससे आया, कैलियम, कैलियम। ओके, और इसके बाद हमारा और भी है, जैसे आयरन को हम फेरम बोलते हैं, कॉपर को कपरम बोलते हैं, सिल्वर को हम आर्गेनेटम बोलते हैं, गोल्ड को हम ओरम बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लेटर डिफरेंट उससे लिए गए। अब थोड़े से यहाँ पर हम देख लेते हैं नेम वगैरह, जैसे हाइड्रोजन दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल H दिया है और इसका एटॉमिक मास 1 दे रखा है, वैलेंसी भी 1 ही है इसकी। हीलियम जो होती है इसकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि ये इनर्ट गैस होती है। हमारी इनर्ट गैस हीलियम के बाद नियोन है, और नियोन के बाद हमारी आर्गन आती है जो 18 नंबर पे। तो यहाँ पे 2 दे रखी हैं, 1 और ये, तो इनको अलग से ध्यान रखेंगे। ये हमारी नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस की अगर मैं लिस्ट लिखूं तो आप देख सकते हैं, हीलियम He, नियोन नियोन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जीनोन Xn Xc सॉरी, और रेडॉन Rn। तो ये हमारे कुछ अलग से गैसेस होती है जिनकी वैलेंसी 0 होती है, और इनके एटॉमिक नंबर में 2 मैं पहले 2 प्लस करते हैं, फिर 8 प्लस करके देखते हैं। 10th क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे टॉपिक। तो फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हाइड्रोजन, फिर इसके बाद He हमारा हीलियम है, और लिथियम के लिए Li सिंबल आ गया, बेरिलियम की B, बोरोन का B हो गया, कार्बन का C, N, O, और यहाँ पे फ्लोरीन के लिए F, और नियोन के लिए Ne, सोडियम के लिए Na, मैग्नीशियम के लिए Mg, एल्यूमिनियम के लिए Al, सिलिकॉन के लिए Si, फॉस्फोरस के लिए P, और सल्फर के लिए S, और क्लोरीन के लिए Cl। ये हमारे कुछ एलिमेंट्स के सिंबल दे रखे हैं। तो लेकिन मेरा इस सजेशन आपके लिए कि आप 1 से लेके 20 तक पहले लर्न करें, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लिया मैग्नीज का 25 नंबर पे एटॉमिक नंबर होता है वहां पर, फिर इसके बाद 26 पे आपका एक तरह से आयरन होता है जिसका Fe सिंबल होता है, और 27 के बाद 27 पे आपका कोबाल्ट है, और आपका निकल है 28 पर, और 29 पे आपका कॉपर है, और 30 पे आपका जिंक। तो इस तरह से आपको लर्न करना है, कम से कम 30 तक करिए अभी फिलहाल, और उसके बाद और भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका बेस होता है। ओके, तो इनके एटॉमिक नंबर, चलिए बेटा, तो यहाँ तक हमारी 1 2 3 इस तरह से 17 तक गिवन है, हमें 17 तक गिवन है। आगे भी आप चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। 17 के बाद 18 पे आपका आता है आर्गन, आर्गन का आपका Ar सिंबल होता है। 19 पे आपका आता है पोटेशियम, जिसका सिंबल K होता है, और 20 पे आपका आता है कैल्शियम, जिसका सिंबल Ca होता है। तो ये आपको लर्न करना है। लेकिन अब यहाँ पर आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि एटॉमिक मास कैसे याद करें मैम। तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इवन नंबर और ओड नंबर को देखना है। एटॉमिक नंबर में इवन नंबर एंड ओड नंबर को देखना है। कैसे देखना है कि जो इवन नंबर वाले हमारे हैं, जैसे हमारा यहाँ पर इवन नंबर को कौन है, 2 है, 4 है, फिर 6, फिर यहाँ पर 8। तो इवन नंबर वाले जितने भी हैं उनके एटॉमिक नंबर प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हमें क्या कर देना है, सिर्फ डबल कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2। सिर्फ छोड़ के यहाँ पर 2 एलिमेंट आपके होंगे, जैसे आपका बेरिलियम 4 नंबर पे, इसका एटॉमिक मास आपको 9 AMU लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। AMU इसकी यूनिट होती है, हालांकि अब खाली U से डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये 9 दिखाई दे रहा है आपको। ओड नंबर पे और देखिए, आप ओड नंबर पे देखिए,
जैसे नियोन का 20 है ही, चलिए। फिर इसके बाद मैग्नीशियम का यही होगा 14, फॉस्फोरस, सल्फर। तो ये सारे हमारे इसी तरह से होते हैं। या आप आर्गन पे देखना, आर्गन एक तो आपका हो गया कौन सा, बेरिलियम, जिसका सिंबल बी है, जो 4 नंबर पे। एक आता है आपका बेटा 18 नंबर पे, 18 नंबर पे AR। अब ये हमारा क्या है, 18 क्या है हमारा, इवन नंबर है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 18 टू द 36। जो एटॉमिक मास होता है 40 होता है। हमारे एक कैल्शियम हमारा, उसका भी 40 होता है। तो इनको अलग से ही याद कर लेने हैं आपको। बाकी जितने भी इवन नंबर वाले हैं उनके एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि जस्ट डबल कर दीजिए। देखिए अब कैसे करना है। जैसे हमने यहाँ पे बात की हीलियम की, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक मास कितना होता है यहाँ पे 4। ऐसे हमारा यहाँ पर 6 आप देखिए, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, बट एटॉमिक मास कितना है यहाँ पर हमारा, बोरोन का, सॉरी कार्बन का 12। इसके बाद हमारा ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका एटॉमिक मास होगा 16। हमारा यहाँ पे 10 होता है, इसका एटॉमिक मास होगा 20। हमारा 12 होता है मैग्नीशियम का, तो एटॉमिक मास 24, डबल हो रहा है जस्ट ओनली। 14 है हमारा, 14 28 ये हो रहा है हमारा एटॉमिक मास इसका। और सल्फर 16, तो 32 हो जाएगा हमारा सल्फर का। तो इस तरह से बेटा आपको याद कर लेना है। बाकी जो हमारे इवन नंबर होते हैं, इसमें जो भी एटॉमिक मास होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर, जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसमें क्या करेंगे, जस्ट डबल करने के बाद या तो +1 करिए और 1.5 ये प्लस करिए। जैसे हम किसका लेते हैं, किसी का भी ले लीजिए, जैसे फॉस्फोरस का लेते हैं हम P, कितने नंबर पे 15, 15 का डबल कितना हुआ 30, और 30 में +1 कर दे तो 31। तो इसका एटॉमिक मास 31 होता है। लिखते हैं इसको इसी तरह, जो भी जिस फॉर्मेट में मैंने लिख के दिखाया, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे और एटॉमिक मास ऊपर। इसके बाद अगर 1.5 कर देंगे आप, जैसे मैंने क्लोरीन का लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, लेकिन इसका जो मास होगा हमारा वो 35.5 होता है। तो इसमें कितना प्लस हुआ है 1.5। ओके, तो इस तरह से आपको ये याद कर लेने, बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये सेशन और ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आते हैं हमारे एटॉमिक मास पर। एटॉमिक मास क्या होता है एक्चुअल में, अगर हम बात करें कि टोटल मास होता है हमारा किसका, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। अगर मान लिया हमारे किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड के अंदर एटॉमिक मास निकालना है हमें, अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि 6 तो इसके अंदर न्यूट्रॉन है और 6 इसके अंदर प्रोटॉन होंगे। ओके, तो ये हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा जस्ट डबल इस तरह से। तो 12 इसलिए हमारा कार्बन का होता है। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर नहीं थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो मास था उसके लिए हम एक वैल्यू रखते थे कार्बन को। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक फ्रूट ले लिया और फ्रूट सेलर के पास क्या है, कोई वेट नहीं है फ्रूट देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक वाटरमेलन जो है वो किसके इक्वल है, वो 12 एप्पल के बराबर है। तो वो क्या कर रहे हैं, उसी से वेट कर रहे हैं। तो वही हमने रिलेटिव मास हमने कार्बन का लेकर हमने 1/12 पार्ट करके सारे कंपाउंड का उस टाइम पे निकाला था। और इसकी यूनिट स्टार्टिंग में AMU रखी गई थी एटॉमिक मास की, लेकिन बाद में इसको हम U से डिनोट करते हैं। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि ये 1/12 पार्ट होता है कार्बन 12 का। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका टॉपिक और है वो हमारा है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास क्या होते हैं ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ पहले, निकालना एटॉमिक मास क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते। एटॉमिक मास के बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। ये हम बात कर सकते हैं मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमारे। देखिए पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे, जैसे मान लिया हमारा हाइड्रोजन है, ये एटम है हमारा, लेकिन अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को हम प्लस कर देते हैं तो ये हमारा H2 आ जाता है। ऐसे हमारा N और N अगर प्लस हो जाए तो N2 आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं, सिर्फ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालना, जैसे चलिए अब कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास,
तो जैसे हमने यहाँ पे H2SO4 लिखा फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें क्या करना है कि इसके एटॉमिक मास को देखना है और उस मास को हमें कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर H2SO4 है तो हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक मास 1 होता है और जितने मॉलिक्यूल हैं उससे हमारी मल्टीप्लाई होती है, बाकी जितने एटम्स होते हैं उनको प्लस करते हैं। जैसे सल्फर यहाँ पर आगे दे रखा है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और प्लस ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक मास 16 होता है मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर हम इसका निकालें तो 98 यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 98 यू। तो इसी तरह से हम 1 बाय 1 निकालते हैं। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड, अगर हम इसका क्या निकाले, मोलिकुलर मास निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें सोडियम का देखना है, 23 होता है सोडियम का, प्लस जो हमारा क्लोरीन है उसका 35.5 होता है। तो ये हमारा कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा? 58.5 आ जाएगा और यू इसकी यूनिट होती है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट और देखते हैं हम, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो यहाँ मैग्नीशियम का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है मैग्नीशियम का? 24। और प्लस सल्फर कितना होता है हमारा? सल्फर का मैंने अभी भी आपको बताया था, कितना होता है सल्फर का हमारा? 32 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हमारा 16 होता है, तो जस्ट डबल करना है हमें, 32 होता है। इसके बाद ऑक्सीजन का 16 होता है मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करिए। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कई बार यहाँ पे रॉन्ग आंसर आपका आ जाता है। तो यहाँ पर 64 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर हमारे 32 हो गए और प्लस यहाँ पर 24। तो 120 यू आ जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट का हमारा मोलिकुलर मास। तो इस तरह से हमें बहुत ही सिंपल तरीके से इनको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम Al2O3, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का हमारा 27 होता है और मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको हम वही पहले मल्टीप्लाई करना है, कितना? यहाँ 54 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 48 आ जाएगा। तो इनको अगर हम प्लस करें तो 102, यानी कि 102 हमारा एटॉमिक मोलिकुलर मास आ जाएगा किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ओके, अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको यहाँ लिख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3। तो कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। कैल्शियम और आर्गन का हमारा 40 होता है, तो 40 प्लस कार्बन का कितना होता है हमारा? 12 होता है और प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर 16 होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3। वाई मल्टीप्लाई क्यों किया हमने 3 से? बिकॉज यहाँ पर ये मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी एटम्स के आपस में प्लस करके हम मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना? सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, कितना जाएगा? 48 और प्लस यहाँ पे 12 और प्लस 40। तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हमारा 100 आ जाएगा, 100 यू। तो इस तरह से हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ फॉर दिस टॉपिक। तो आपको बहुत मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये चीज़ें इजीली लर्न भी हो जाएंगी और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी। चलिए, तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप चैट बॉक्स में AC लिखकर, AC का मतलब ऑल क्लियर, ऑल क्लियर लिखकर आप भेज सकते हैं। ओके, इसके बाद हम एक हमारा अलग से टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी क्या होती है हमारी? इनको हम सिंपल बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंबाइंड। इसको हम एटोमिसिटी बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारी गैसेज होती है, मोस्टली जितनी भी हमारी गैसेज होती हैं वो कभी फ्री स्टेट में नहीं रह सकती, हमेशा सेम एटम को कंबाइन करती हैं। जैसे हमारी H2
Cl2, O2, O3 और हमारी N2। तो ये सब हमारी गैसेज हैं। तो इनकी जो एटॉमिसिटी होती है कितनी दिखाई दे रही है आपको? 2 दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2 लगी है ना, छोड़ के ओजोन को, ओजोन की 3 होती है, बाकी इनकी सबकी कितनी होती है एटॉमिसिटी? 2 होती है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं। इससे अलग भी 2-3 की और याद रखनी है आपको। जैसे फॉस्फोरस की हमारी 4 होती है, क्योंकि फॉस्फोरस आपके कितने एलिमेंट्स जुड़ सकते हैं? 4 एटम्स आपके जुड़ सकते हैं, ठीक है, नोट एलिमेंट। सल्फर हमारे कितने? 8 इसके एटम्स हमारे आपस में कंबाइंड हो सकते हैं। तो सल्फर की हमारी कितनी होती है? 8 होती है। फॉस्फोरस की हमारी 4 होती है और सल्फर की हमारी 8 होती है। आपको ये सब चीजें याद रखनी है बहुत अच्छे से, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। अब आते हैं किस पे टॉपिक हमारा? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैलेंसी। देखिए वैलेंसी किसको बोलते हैं? यहाँ पे लिखा है हमारा सीधा सीधा कि वैलेंसी क्या होती है? Electrons are those electrons which are present in the outermost orbit of a atoms। कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है किसी भी एटम की। ये जो बाहर हमारी लाइन दिखाई दे रही है, जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ऑर्बिट और शेल और ऑर्बिटल ऑर्बिटल बोलते हैं। और एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो यहाँ पर रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर चक्कर काटते रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे आपका न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में कि जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे बाहर, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोल सकते हैं। देखिए इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बोर का मॉडल एक आगे नेक्स्ट चैप्टर में आता है, चैप्टर 4 गिवन है ये 9th क्लास में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। उसमें आप बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि बोर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि 2, 8, 18 एंड 32 उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि सबसे पहले वाली शेल में, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है यहाँ पर, और न्यूक्लियस से जो पहले वाली शेल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके बाद सेकंड वाली में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बस, और उसके बाद हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद वाली में 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। तो हम क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर हमारे जो भी होते हैं, जैसे हमने कहा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है? 13 होता है। तो इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इस कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को देना है, फिर 8 को देना है, फिर बाकी जितने बचे उसको लिख सकते हैं जैसे 3। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हम बात करें मेटल्स के केस में, तो मेटल्स के केस में जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोल सकते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ओके। या हम ये भी कह सकते हैं कोई भी एलिमेंट जैसे एल्यूमिनियम ही है, इसके पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है? दे सकता है, डोनेट कर सकता है, लॉस कर सकता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बना देगा? Al3 पॉजिटिव। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यही इसकी वैलेंसी है, ओके। और कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जैसे ऑक्सीजन के पास 2 और 6 होते हैं, देखिए 8 पूरे होने में कितने कमी? यहाँ पर 2 की कमी है, क्योंकि हमें क्या करना होता है? आउटर मोस्ट शेल में हम चाहते हैं जब हम कंबाइंड कराते हैं या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 हो, या 18 या 32, ठीक है। चाहे वो लॉस कर रहे हैं चाहे वो गेन कर रहे हैं। जैसे एल्यूमिनियम के पास यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, लॉस कर देता है, तो कितने बचते हैं यहाँ पे? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये स्टेबल एलिमेंट मानते हैं इसको, और इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं, ओके। तो एलिमेंट हमारी ये वैलेंसी क्या होती है? यहाँ पे लिखा था कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू लॉस और गेन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन in an order to complete its octet determine the valency of an atom। यानी कि अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए किसी को इलेक्ट्रॉन देता है या किसी से लेता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोलते हैं वैलेंसी, ओके। तो ये होती है हमारी वैलेंसी, ओके। और वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। इसके बाद आते हैं कैटायन और एनायन या आयंस। आयंस क्या होते हैं एक्चुअल में?
व्हाट इज आयन? आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स। हम बोल सकते हैं दीज आर चार्ज पार्टिकल्स। कहने का मतलब क्या है भाई? इसका यही मीनिंग है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को देंगे या लेते हैं वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। तो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा एनायन और एक हमारा कैटायन। एनायन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो कैटायन होते हैं हमारे क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे आयंस क्या होते हैं? ये एटम्स और मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस और गेन करते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं जिसको हम नेगेटिव को हम एनायन और पॉजिटिव को हम कैटायन बोलते हैं। अब ये बनते कैसे हैं इसके लिए हम नेक्स्ट देखते हैं। बनते कैसे? जैसे सोडियम ही है, हमने कहा ये कैसे कैटायन बनाएगा, तो सोडियम का एक्चुअल में क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? 281। ओके, किसके अकॉर्डिंग के? हमने बोर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, किसी को भी डोनेट कर देता है, तब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और यही हमें ऑक्टेट कंप्लीट कराना था, क्योंकि हम चाहते हैं कि चाहे कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है चाहे गेन कर रहा है, लेकिन करने के बाद फाइनली क्या करें? वो कंप्लीट ऑक्टेट या डुप्लेट। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसको डुप्लेट बोलते हैं, और किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसको ऑक्टेट बोलते हैं। तो कोई भी एलिमेंट जब भी कोई केमिकल बॉन्डिंग करेगा वो क्या करता है? या तो ऑक्टेट बनाएगा या डुप्लेट बनाएगा। और ऑक्टेट बनाने का मतलब यही है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रख लेगा, 8 को रख लेगा। और अगर 8 को रखता है तो इट इज बिकम मोर स्टेबल, ये काफी स्टेबल बन जाता है। एक काफी स्टेबल क्या होगा? बन जाएगा। सॉरी। यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से माइनस करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा साइन होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। अब एरो लगाएंगे और एरो लगाने के बाद इसके लिए हम लिखेंगे कि Na के अंदर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे क्या रह गए? यहाँ पे रह जाएंगे 2 और 8। तो इससे क्या होगा? इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसी पॉजिटिव चार्ज एटम को या एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे। ऐसे हमारा Mg होता है। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 282 आ जाएगा। अब हमें दिखाई दे रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करेंगे? डोनेट कर सकते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Mg2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव या तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, या और Mg 2 बार प्लस का साइन भी आप लगा सकते हैं। तो ये भी हमारा कैटायन बन गया और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज किया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुके हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन या किसके कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 10 रह जाएंगे, जो हमारे नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। ओके, जो नियोन होती है हमारी Na। ओके, इसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। इसके पास कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 8। तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर तो हमारे 1 और 2 की बात थी, लेकिन यहाँ पर तो 6 है। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये तो बहुत ज्यादा लॉस में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन आप खुद ही सोचिए, अगर मैंने कहा कि मुझे 100 रुपीज पूरे करने, कंप्लीट करने, लेकिन मेरे पास 5 रुपीज की कमी है, तो मैं कहूंगी कि चलो 5 रुपये आप मुझे दे दीजिए, तो आप इजीली दे देंगे। लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास 5 रुपए है भाई, आप मुझे 95 दे दीजिए, तो आप देंगे क्या? नहीं देंगे ना।
तो यही चीज़ें यहाँ पर होती है कि अगर ज़्यादा है, कहने का मतलब बस ये है कि अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और लॉस करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, कैटायन। क्या बनाएंगे, कैटायन। और किसी के पास अगर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा गेन करेंगे, बिकॉज दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी कि वो 8 कंप्लीट कर सकते हैं। और ये क्या बनाएंगे, एनायन, यानी कि नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज। तो अब देखते हैं इसको। ऑक्सीजन में क्या बताया मैंने, 2 और 6, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा, गेन कर लेगा किसी से। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद क्या होगा ऑक्सीजन के ऊपर, बट चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने किसी को से इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। ओके, समझ आई बात यहाँ तक। इसके बाद होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 5 आएगी। अब इसके पास 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन कितने लेगा, क्योंकि 5 प्लस 3 लेगा तो 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे, और लेने के बाद क्या बनाएंगे, नेगेटिव, यानी कि N3 नेगेटिव। ओके, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 और 8। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वर्ड में हम समझ सकते हैं कि इस तरह से हमारे एनायन बनते हैं और इस तरह से हमारे कैटायन। कैटायन कैसे, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एनायन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये केमिस्ट्री में बार बार चीजें आती रहेंगी। क्लोरीन जो होती है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, 17 में 287 आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या करेगा, एनायन आपका कंटेन कर लेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे ऑल अबाउट कैटायन और एनायन के बारे में थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा ये, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखे, तो देखिए इसमें आपने जो सिंबल लर्न किए हैं, जो वैलेंसी लर्न किए हैं, उन सब का यूटिलाइजेशन होगा, और इसी में धीरे धीरे ही आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला जो हम करते हैं, केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला में क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन का बनेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इनके लिए सिंबल लिखते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक और फॉर्मूला में लिखती हूँ, चलो यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड। तो ये इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको क्या करना होता है, बेसिकली सबसे पहले इसका सिंबल लिखना पड़ेगा। कैल्शियम का सिंबल होता है हमारा Ca, और क्लोरीन का हमारा होता है क्या, Cl। Ca और Cl, इसकी वैलेंसी होती है 2 कैल्शियम की, और हमारी क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। ये आपका पॉजिटिव होता है और ये आपकी नेगेटिव। तो इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली Ca के साथ 1 आ जाएगा और Cl के साथ 2 आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिख सकते हैं, और CaCl2 वाई, बिकॉज 1 जो हमारा है इसको हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अपने यहाँ पर एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन की। जैसे एल्यूमिनियम का सिंबल होता है हमारा Al, और क्लोरीन का हमारा होता है Cl। अब इसकी वैलेंसी होती है 3 और इसकी होती है 1। तो इसको क्रॉस आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, Al1 और Cl3, और क्या लिख सकते हैं इसको, AlCl3। ओके, तो इस तरह से इनके फॉर्मूले बन जाएंगे। तो ऐसे ही हाइड्रोजन का सिंबल होता है हमारे पास H, और क्लोरीन का होता है Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और Cl की भी 1 होती है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ना भी लगाएंगे आप तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी, या तो आप 1 कर दीजिए, 1 को लिखेंगे नहीं, या इसको क्रॉस आउट कर दीजिए, जो इक्वल होते हैं क्रॉस आउट हो जाती है। तो ये हमारा आ जाएगा HCl। ऐसे हम कैल्शियम सल्फेट की लिखते हैं। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और सल्फेट का होता है SO4। तो कैल्शियम का जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, और सल्फेट की भी 2 होती है। तो ये इक्वल होने की वजह से क्या होती है, क्रॉस आउट हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CaSO4। ऐसे जिंक और ऑक्सीजन, जिंक का सिंबल होता है Zn और ऑक्सीजन का होता है हमारा O। इसकी वैलेंसी होती है 2 जिंक की, और ऑक्सीजन की भी 2 होती है।
तो ये भी क्रॉस आउट हो जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, Z/O। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे समझ में आई होगी, क्योंकि पूरे टॉपिक इसमें मैंने एनसीईआरटी कवर किए हैं। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर हमारा प्रैक्टिस बेस है। आपको सिंबल लर्न होनी चाहिए, वैलेंसी लर्न होनी चाहिए, साथ साथ में आपको मोलिकुलर मास याद होनी चाहिए, जिससे आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। ऐसे आपके जो सिंबल और आपकी वैलेंसी लर्न है, तो केमिकल फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन आज का ये इतना ही, और उसके बाद हम बाद में और वीडियो बनाएंगे और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि अब आपको कौन सा टॉपिक चाहिए जो आपके रिक्वायरमेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। ओके, बाय बाय।